नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी के स्वागत करता हूं छोटे से परिवार सत्यबोध एजुकेशन में। यूपी पुलिस के लिए बीएनएस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार आपको पता ही है। 10 से 12 नंबर डायरेक्ट बीएनएस से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरी क्लास लंबी जरूर होगी क्योंकि बीएनएस अभी तक किसी ने भी उस तरीके से नहीं पढ़ाया है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हर एक धारा, हर एक पॉइंट, ठीक है ना, कनेक्ट करते हुए सारी चीजें आपको बताऊंगा, साथ में रिवीजन भी करवाऊंगा। 4 क्लासें हमारी पूरी हो चुकी थी। यहाँ पर 4 की चारों क्लासों का पूरा एकदम शॉर्ट में रिवीजन यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तो हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है, चीजें याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल, है ना, फटाफट रिवीजन करेंगे। आज की क्लास का मेन जो हमारा मकसद है वो यही है, जो पिछली 4 क्लास में हमने पढ़ा उसका रिवीजन करना। ठीक है ना, चलो है ना। अगर आप तसल्ली के साथ हर एक चीज देखते जाओगे, सुनते जाओगे, समझते जाओगे, तो आप यकीन मानो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े ही डिटेल में हर एक पॉइंट आपको यहाँ पर समझने को मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए, डेली शाम को लगभग 8 से 9 बजे के बीच में एक वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना, और आप वहां पर पढ़ते रहोगे आराम से, दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। ठीक है, चलो रिवीजन हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जो पिछली 4 क्लास थी उनका कंबाइंड में जो उसका पूरा निचोड़ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें से, वो सारे पॉइंट्स का आज हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीएनएस हमने स्टार्ट किया था। बीएनएस के बारे में 2 चीजें मैं बता दूं कि 2023 में बनके तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया था पूरे भारत में। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ी थी बीएनएस की धारा 1। ठीक है, क्या पढ़ी थी? धारा 1 हमने पढ़ा था। और धारा 1 में हमने क्या पढ़ा था? धारा 1 क्या कहती है? उस बीएनएस का संक्षिप्त नाम, उसका क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, है ना। अधिकार क्षेत्र का मतलब होता है कि भारत के किस किस एरिया में और भारत के बाहर कैसे कैसे अपराध जो आदमी करेगा और किन किन पर बीएनएस लागू होगी, उन्हें अपराध की सजा उन्हें सुनाई जाएगी बीएनएस के द्वारा, है ना। तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और उसका लागू होना। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और उसका लागू होने से संबंधित है कौन सी? बीएनएस की धारा 1 जो हमारी कहती है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बीएनएस की धारा 1.3। बीएनएस की धारा 1.3 क्या कहती है? बीएनएस की धारा 1.3 क्या कहती है? यहाँ मैंने बताया था कि जो भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पंजीकृत है ना, और अगर कोई अपराध करता है तो वो दंड का भागीदार होगा। ठीक है, इसमें देखोगे आप, जो भारत है, भारत का लैंड एरिया हो गया, साथ साथ में ये हो गया समुद्री एरिया। ठीक है ना, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र में कितना? 12 नॉटिकल माइल, है ना। समुद्र में 12 नॉटिकल माइल दूर तक, और भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा वो बीएनएस के अंतर्गत आएगा और उसे बीएनएस के द्वारा ही दंडित किया जाएगा। ये धारा 1.3 हमें बताती है। उसके बाद देखोगे आप बीएनएस की धारा 1.5। ठीक है, बीएनएस की धारा 1.5 1.3 में क्या बताता है कि भारत का लैंड एरिया और समुद्री एरिया 12 नॉटिकल माइल तक, यहां पर अगर कोई अपराध करता है तो बीएनएस के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी। 1.5 क्या कहता है? इसका विस्तार कर देता है। विस्तार कैसे करता है? 1.5 कहता है अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय क्षेत्र में नहीं है लेकिन भारत का नागरिक है, भारत में पंजीकृत है, और भारत से बाहर, भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी धारा 1.3 जहां जहां पर लागू होती है उससे भी बाहर, यानी भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर, किसी नाव में, बोट में, या किसी एरोप्लेन वगैरह में, ठीक है ना, वहां पर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे धारा 1.5 के अंतर्गत उसे सजा सुनाई जाएगी। यानी धारा 1.5 क्या करती है? 1.3 का विस्तार कर देती है। धारा 1.5 क्या करती है? धारा 1.3 का विस्तार कर देती है। ठीक है, चलो ये हमने बता दिया था। उसके बाद हमने देखो ये भी पढ़ा था, इंपॉर्टेंट नोट है ये, है ना, कि जो बीएनएस है, बीएनएस है विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर लागू नहीं होगा। आपको याद रखना है। विशेष विधि क्या है? कुछ विशेष कानून भारत की सरकार ने बनाए हुए हैं
चाहे आप यूएपीए ले लो, चाहे आईटीसी एक्ट 2008 ले लो, आईटी एक्ट ले लो, 2005 का आईटी एक्ट, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ विशेष कानून है, ठीक है। वो कानून उन्हीं अपराधों के लिए है, ठीक है ना, उन्हीं अपराधों के लिए है। तो वहां पर जो बीएनएस का प्रभाव है वो हो जाता है शून्य, ठीक है ना। तो जिन भी अपराध के लिए या जिस भी चीज के लिए गवर्नमेंट ने अलग से कानून बना कर रखे हैं तो वहां पर बीएनएस लागू नहीं होगी, यानी कि विशेष विधि या स्थानीय विधि के बंधों में बीएनएस लागू नहीं होती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम कर ही चुके हैं। उसके बाद देखोगे बीएनएस की धारा 219, बीएनएस की धारा 219 ये पुरुषों की डेफिनेशन बताती है, ठीक है ना। बीएनएस की धारा 219 पुरुषों की डेफिनेशन बताती है और 235 महिलाओं को परिभाषित करती है ना। 19 और 35, 19 और 35, ठीक है, आपको लाइन से याद रखना है। 2 की 19 और 35, धारा 2 की 19वां भाग और 35वां भाग, ठीक है। धारा 2 की 19वीं और 35वीं, धारा 2 की 19वीं और 35वीं, धारा 2 की 19वीं और 35वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पहले ही पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। पहले जो पूछा गया था वो आईपीसी के अंतर्गत पूछा गया था कि आईपीसी में महिला और पुरुष की डेफिनेशन कहां पर दी गई है। यहां पर क्या पूछेगा, बीएनएस में महिला और पुरुष की डेफिनेशन कहां पर दी गई है, ठीक है ना। तो जो धारा 219 है, 2 की 19वीं में पुरुष की, मेल की, और 2 के 35वें में फीमेल की, यानी कि महिलाओं की। तो 219 मेल, 235 फीमेल की डेफिनेशन बताती है, बिल्कुल एकदम याद रखिएगा। उसके बाद देखो हमने पढ़ा था 228, 228 में क्या है, लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। 228 में लोक सेवक से संबंधित है 228, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो धारा 2 है उसमें हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा 19, धारा 2 की 19 जो कि मेल की परिभाषा बताएगा, मेल की परिभाषा बताएगा। 235 जो कि फीमेल की परिभाषा बताएगा, और 228, 228 क्या बताएगा, लोक सेवक के संबंधित जानकारी इसमें मिलती है ना। तो लोक सेवक की परिभाषा पूछे 228, लोक सेवक की परिभाषा 228, लोक सेवक की परिभाषा 228, ठीक है। चलो आगे देखोगे यहाँ पर जो 2 की 7 है, 2 की 7 है, ये बेईमानी से की डेफिनेशन बताती है, ठीक है। बेईमानी की डेफिनेशन बताती है धारा 2 की 7, धारा 2 की 7 बेईमानी की डेफिनेशन बताती है। साथ साथ में आपको ये भी आप देखोगे 2 की 9, 2 की 9 ये कपट पूर्वक की डेफिनेशन बताती है। यानी कि अगर हम बात करें 2 की 7, 2 की 7 की बात करें या फिर 9 की बात करें, तो 7 क्या बताएगी हमें, 7 बताएगी बेईमानी की परिभाषा, और 9 बताएगी हमें कपट पूर्वक की परिभाषा, ठीक है ना। आगे पीछे करके आपको लग रहा होगा कि जरूर है कि लाइन से 2-1, 2-3, 2-4, 2-5 इस टाइप से बताऊं, लेकिन जो चीज, जो तरीका जो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा वो आपको लाइन से रटने पर याद नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, अगर साथ साथ में भी आप मेरे साथ बोलते जाओगे ना तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी बड़े आराम से, ठीक है। 2-19, 2-35, 2-19, 2-35, 2-19, 2-35, 19 बताती है मेल की परिभाषा, 35 बताती है फीमेल की परिभाषा। 2-28 ऊपर क्या थी, 2-28 ऊपर क्या थी, 2-28 ऊपर क्या थी, 2-28 ऊपर क्या थी, 2-28 लोक सेवक की डेफिनेशन, ठीक है, लोक सेवक की डेफिनेशन। फिर उसके बाद 2, 7 और 9, 2 की 7, 2 की 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 9, 2 की 7 क्या बताती है, बेईमानी की, 9 क्या बताती है, कपटपूर्व की। बेईमानी और कपटपूर्व, बेईमानी और कपटपूर्व एक साथ आ जाएंगे, 2 की 7 बेईमानी, 2 की 9 कपटपूर्व, ठीक है ना। तो 19, 35, 28 2 और 19, 35, 28 7 और 9 हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे हमने पढ़ा था धारा 3-5, धारा 3-5 में सामान्य आशय से संबंधित है, धारा 3-5 सामान्य आशय से संबंधित है। देखो धारा 3-5 को हम यहाँ पर अलग से देख लेते हैं। धारा 3-5 धारा 3-5 सामान्य आशय से संबंधित है ना। कल मैंने 2 शब्द बताए थे, एक बताया था समान आशय और दूसरा बताया था सामान्य आशय। दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, समान आशय और सामान्य आशय, समान आशय और सामान्य आशय। समान आशय, समान आशय मैंने क्या बताया था, समान आशय मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति बिना प्लानिंग के, बिना दिमाग लगाए कोई अपराध करता है
तो वो किस में आएगा, समान आशय में। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति बिना दिमाग लगाए या बिना प्लानिंग के कोई चीज करता है, अपराध करता है, तो समान आशय में। अगर वो प्लानिंग के साथ कर रहा है कोई काम, कोई अपराध प्लानिंग के साथ कर रहा है, तो आएगा सामान्य आशा में। क्लियर है, चलो, है ना। तो 3 की 5 धारा 3 की 5 किसके बारे में बताती है, सामान्य आशा के बारे में बताती है, इसके बारे में बताती है, सामान्य आशा के बारे में बताती है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 की 24 में अपराध की परिभाषा है। 2 की 24 धारा 2 की 24 में अपराध की परिभाषा है। अब आप देखोगे धारा 2 में सबसे पहले हमने देखा 19, फिर उसके बाद देखा था 35। 19 में मेल की डेफिनेशन है और 35 में फीमेल की डेफिनेशन है। धारा 2 की 19 और 35, 19 में मेल की, 35 में फीमेल की डेफिनेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर है 2 की 24। ठीक है, एक बार फिर उसके बाद देखो, है ना, यहाँ पर धारा 2 में हमने 28वीं पढ़ा था, धारा 28वीं पढ़ा था, 2 की 28 लोक सेवक के बारे में, 2 की 28 लोक सेवक के बारे में। फिर उसके बाद हमने एक 7 भी पढ़ा था और एक 9 भी पढ़ा था, दोनों को साथ में, है ना। तो धारा 2 की 7 में क्या है, इसमें है बेईमानी की डेफिनेशन। किसकी, बेईमानी की। 9 में क्या है, कपट पूर्व की डेफिनेशन, बेईमानी और कपटपूर्व। 7 और 9 बेईमानी और कपटपूर्व। अब इसके बाद देखोगे आप, हमने पढ़ा 2 की 24 में क्या है, अपराध की परिभाषा। 24 में क्या है, अपराध की परिभाषा। 2 की 24 में क्या है, अपराध की परिभाषा दी गई है। ठीक है, क्लियर है, याद रखना है, सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना। अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया तो आप ये समझो कि एग्जाम का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप कर ना पाओ। ठीक है, यहां पर आप देखोगे अब 2 की 11, ठीक है ना, धारा 2 की 11 सद्भावना पूर्वक शब्द की परिभाषा है कि हम सद्भावना पूर्वक किसे बोलेंगे, सद्भावना पूर्वक शब्द किसके लिए यूज होगा, किसमें है, 2 की 11 में। सद्भावना पूर्वक किसमें है, 2 की 11 में। 2 की 11 में अब 2 के कितने हो गए, 2 का 19 पढ़ा और 35 पढ़ा। 19 किसके बारे में, मेल के बारे में। 35 किसके बारे में, फीमेल के बारे में। 2 की 28 किसके बारे में, लोक सेवक के बारे में। 2 की 7 और 9 एक साथ। 7 में क्या है, बेईमानी की परिभाषा। 9 में क्या है, कपटपूर्व की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद 24 में क्या है, अपराध की परिभाषा। उसके बाद आप देखोगे 2 की 11 में क्या है, सद्भावना की परिभाषा। 2 की 11 में क्या है, सद्भावना की परिभाषा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हमारा यहाँ 3 की 5 आ गया था, सामान्य आशा के बारे में 3 की 5। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे देखो। यहां पर देखो, अब जो यहां पर है धारा 4। ठीक है, अब देखेंगे अपन क्या, धारा 4। ठीक है, तो बीएनएस की धारा 4 क्या कहती है, यहां पर बीएनएस की धारा 4 में बीएनएस, ठीक है, आपको याद क्या रखना है, बीएनएस की धारा 4 में 5 प्रकार के दंड हुआ करते थे। आईपीसी से जो रिलेट करके देखेंगे 5 प्रकार के दंड होते थे, लेकिन अब कितने हैं, 6 प्रकार के दंड होते हैं। अब कितने होते हैं, 6 प्रकार के दंड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 4 में क्या है, तो बीएनएस की धारा 4 में, है ना, सजाओं के बारे में है कि कितने प्रकार की सजाएं या दंड हो सकते हैं, कितने प्रकार की सजाएं या दंड हो सकते हैं। धारा 4 में कितने प्रकार की सजाएं या दंड हो सकते हैं, तो जो दंडों के प्रकार हैं यानी सजाओं के प्रकार हैं वो दिए गए हैं धारा 4 में। धारा 4 में 5 प्रकार की सजाएं पहले होती थी, बीएनएस आने के बाद कितनी हो गई, 6 प्रकार की सजाएं हो गई, है ना। सबसे बड़ी सजा के बारे में अगर पूछे, पहले नंबर पर सबसे बड़ी सजा क्या है, फांसी की सजा। पहले नंबर पर सबसे बड़ी सजा क्या है, फांसी की सजा। फिर उसके बाद आजीवन कारावास। पहले नंबर पर सबसे बड़ी सजा क्या है, मृत्युदंड। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सजा क्या है, आजीवन कारावास। कारावास 2 प्रकार का होता है, एक साधारण कारावास और एक कठोर कारावास। जो कठोर कारावास है उसमें आपसे श्रम करवाया जाता है यानी मजदूरी करवाई जाती है।
सामान्य कारावास में आप सामान्य तरीके से कारावास काटते हैं, छोटा मोटा काम करवाते रहेंगे। बात ठीक है ना। तो यहाँ धारा 4 में कितने प्रकार की सजाएं थी? पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई। कौन सी सजा ऐड की गई? कौन सी सजा ऐड की गई? तो आप देखोगे सामुदायिक सेवा नामक एक दंड को बढ़ा दिया गया है। सामुदायिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनेगा, सामुदायिक सेवा नाम के एक दंड को बढ़ा दिया गया है। 6वीं सजा कौन सी शामिल कर ली गई है? सामुदायिक सेवा नामक एक दंड को और बढ़ा दिया गया है 6वें नंबर पर। क्लियर है? चलो आगे देखो, यहां पर ये जो धाराएं लिखी हैं ये सारी की सारी धाराएं मृत्यु दंड से संबंधित है। किससे? मृत्यु दंड से संबंधित है ये सारी की सारी धाराएं। अब इन धाराओं में देखो कि आप सबसे पहले है 147, 160 है, 230 है, 103 की 1, 107, 109 की 2, 104 की 2, 66, 65 की 2, 70 की 2, 71 की 2, 310 की 3। ये सारी की सारी धाराएं डिटेल में हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप खाली ध्यान रखना, ये जितनी धाराएं यहाँ पर लिखी हैं सारी किससे संबंधित हैं? मृत्यु दंड से संबंधित धाराएं हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, उसके बाद हमने धारा 5 भी पढ़ लिया था। धारा 5 हमने क्या पढ़ा था? धारा 5 में दिया गया है कि जो दंडादेश है उसका लघुकरण, यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है और सरकार यानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये व्यक्ति फांसी देने लायक नहीं है, इसकी सजा कम हो जाए, तो उस व्यक्ति को बिना बताए या उस व्यक्ति से बिना पूछे सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार न्यायालय से मांग करती है कि इसकी सजा को कुछ कम किया जाए, यानी मृत्यु दंड है तो उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। मृत्यु दंड है तो आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, यानी कि दंडादेश का लघुकरण। कोई भी दंड है तो उसको थोड़ा सा कम करना, है ना। ये चीज किसमें आएगी? ये आती है धारा 5 में आती है, ठीक है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। कि दंडादेश का लघुकरण यानी कि कम करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो कौन सी धारा है? धारा 5। क्लियर है? चलो आगे देखो, उसके बाद ये चीज वही होगी जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। चलो आगे यहाँ पर देखोगे और हमने क्या देख लिया था? यहाँ पर हमने देखी थी धारा 6, ठीक है। धारा 6, 5 हमने देख ली, है ना। दंडादेश का लघुकरण 5 हमने देख ली, दंडादेश का लघुकरण 5 हमने देख ली, दंडादेश का लघुकरण। अब यहाँ पर है धारा 6, है ना। दंड की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाता है, ठीक है ना। अब धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती थी कि अगर किसी व्यक्ति को सजा कम करवाना है, दंड का, है ना, दंड का लघुकरण 5 में है, ठीक है। सबसे बड़ी सजा होती है क्या? फांसी की सजा, है ना। अब यहाँ पर क्या है? जब आजीवन कारावास किसी को मिलता है ना, धारा 6 में क्या है? आजीवन कारावास अगर किसी को मिलता है तो आजीवन कारावास कि जो वर्षों की गिनती है कि कितने वर्षों का आजीवन कारावास होगा, तो 20 वर्षों का आजीवन कारावास माना जाता है। 20 वर्षों का आजीवन कारावास माना जाता है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। चलो आगे देखो, उसके बाद हमने धारा 8 की 5 पढ़ी थी। धारा 8 की 5 पढ़ी थी, ठीक है। जुर्माना ना देने पर कारावास। धारा 8 की 5 में क्या है? जुर्माना ना देने पर कारावास। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्माना लगता है 5,000, 10,000, 15,000, जितना भी, ठीक है। तो अगर 5,000 का जुर्माना लगता है, ठीक है, कितना? 5,000 का जुर्माना लगता है, तो जो धारा 8.5 है वो कहती है 8.5, ठीक है। बात किसकी हो रही है? 8.5। धारा नहीं भूलनी है, धारा
नहीं भूलनी है। 8(5) धारा 8(5) कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को 5,000 का जुर्माना लगता है और वो जुर्माना नहीं भर पाता, अपनी गरीबी की वजह से या किसी मजबूरी में नहीं भर पाता, तो उसे 2 महीने की सजा सुनाई जाएगी। कितने महीने की? 2 महीने की सजा सुनाई जाएगी। इसी हिसाब से सजा आगे बढ़ती जाती है जैसे जैसे जुर्माना बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब, अगर 5,000 का जुर्माना है, 5,000 का जुर्माना है, 2 महीने की सजा। 10,000 का जुर्माना है, अगर जुर्माना दे देता तो छूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 10,000 का जुर्माना है, जुर्माना नहीं देता है, तो 4 महीने की सजा हो जाएगी। पहले 2 महीने की, 5,000 के जुर्माने में 2 महीने की, 10,000 के जुर्माने में 4 महीने की। और जैसे ही 10,000 से ज्यादा का अमाउंट हो जाता है, 10,000 से ज्यादा का है ना, 11,000, 15,000, 20,000, 1,00,000, जितना भी ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, उसी हिसाब से सजा आगे बढ़ती है। लेकिन 10,000 से ज्यादा का अगर जुर्माना होता है तो वो सजा सीधे सीधे 1 साल की सजा में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी? 1 साल की सजा में कन्वर्ट हो जाती है। तो 10,000 से अधिक की राशि का जुर्माना होने पर सजा कितने? 1 साल की सजा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो धारा हमने 8 की 5 पढ़ ली। अब देखोगे धारा 9, धारा 9, ठीक है। धारा 9 में क्या है कि 1 छड़ी मारो या 50 छड़ियां मारो, यानी अगर 1 डंडा मारो चाहे 50 डंडा मारो, सजा बराबर मिलेगी, ठीक है ना। जिसने 1 डंडा किसी को मारा उसे जितनी सजा मिली, और जिसने 50 डंडे मारे उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी। तो आप चाहे किसी को 1 डंडा मारो तो भी सजा मिलेगी, 50 डंडा मारो तब भी वही सजा मिलेगी जो 1 डंडा मारने पर है। तो 1 क्यों मारो, 50 मारो, ठीक है। लेकिन मारो ही काहे को, ठीक है, ऐसा नहीं कि मारने लगो, ठीक है। तो 1 छड़ी मारो या 50 छड़ी मारो, सजा बराबर मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे हमने पढ़ी थी धारा 5। हमने धारा 5 से शुरुआत की थी, धारा 5 से शुरुआत की थी। धारा 5 में हमने क्या पढ़ा था? दंड का लघुकरण। दंड का लघुकरण हमने पढ़ा था धारा 5 में। उसके बाद हमने पढ़ी धारा 6। धारा 6 में हमने क्या पढ़ा? आजीवन कारावास 20 वर्ष का गिना जाएगा। आजीवन कारावास 20 वर्ष का गिना जाएगा। क्या आजीवन कारावास को 20 वर्ष से ज्यादा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। डिपेंड करता है वो अपराधी कौन है, उसने कौन सा क्राइम किया हुआ है, ठीक है। कोई आतंकवादी है, 14 साल की या 20 साल की उम्र में जैसे पकड़ा गया कोई आतंकवादी, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि 20 साल पूरे हो गए, 40 साल हो गए फिर उसे छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो आतंकवादी किस लेवल का आतंकवादी है, सुधरा भी है कि नहीं सुधरा है। अगर कोई बाहरी आतंकवादी है, भारत के बाहर का आतंकवादी है, तो उसे भूल जाओ, वो नहीं छूटेगा, ठीक है, चाहे 20 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए, ठीक है ना। तो धारा 5 में क्या है? धारा 5 में हमने पढ़ा कि दंड का लघुकरण। धारा 6 में हमने पढ़ा जो आजीवन कारावास है वो 20 वर्ष से काउंट होगा। कहां से? 20 वर्ष से काउंट होगा। उसके बाद हमने धारा पढ़ी 8 की 5वीं। 8 की 5वीं किसके बारे में है? जुर्माने के बारे में है कि 5,000 का जुर्माना है, नहीं भरते हो तो 2 महीने की सजा। 5,000 का जुर्माना है, नहीं भरते हो तो 2 महीने की सजा। 10,000 का जुर्माना है, नहीं भरते हो तो 4 महीने की सजा। जैसे ही जुर्माने की रकम 10,000 से ज्यादा हो जाएगी तो पूरे 1 साल की सजा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा धारा 8(5). अब धारा 9 में, धारा 9 में हमने क्या पढ़ा? धारा 9 में पढ़ा चाहे 1 डंडा मारो या चाहे 50 डंडा मारो, सजा उतनी ही मिलेगी। जो 1 डंडे मारने पर सजा है वही 50 डंडा मारने के बाद भी आपको उतनी ही सजा मिलेगी, ठीक है। चलो, उसके बाद अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है धारा 11। धारा 11 क्या कहती है? अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि कितनी है? अधिकतम अवधि 3 महीने है। अधिकतम अवधि 3 महीने है। अब यहाँ समझ लो, यहाँ पर 2 धाराएं निकल के आती हैं, एक धारा 11 और दूसरी धारा 12। एक धारा 11, दूसरी धारा 12, ठीक है ना।
11 क्या कहती है, धारा 11 कहती है, 11 कहती है कि एकांत परिरोध, है ना, एकांत परिरोध की सजा क्या होती है। एकांत परिरोध की सजा का मतलब ये है कि किसी जेल में आपको ऐसे सेल में रखा जाएगा, ऐसे कमरे में रखा जाएगा जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है, किसी की आवाज भी नहीं पहुंचेगी, कोई बात करने भी नहीं आएगा आपसे, आप तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, आप किसी तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाओगे। ऐसी जो कठोर से कठोरतम सजा होती है ना, उसे वो सजा होती है धारा 11 के अंतर्गत, ठीक है ना। इसी की परिभाषा लिखी हुई है एकांत परिरोध की। तो एकांत परिरोध सजा क्या है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एकांत परिरोध मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो एकांत परिरोध मैक्सिमम 3 महीने तक का हो सकता है। कितना हो सकता है, 3 महीने तक का हो सकता है। यानी 11 धारा में जो एकांत परिरोध है, इसमें यानी कि कठोरतम जो कारावास होता है, जो किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, सूरज की रोशनी में भी आपको नहीं निकालेंगे, बिल्कुल आप अकेले शांत बिल्कुल एक जगह पे बैठे रहोगे, कुछ नहीं, छोटा सा 10 बाई 10 का आपका कमरा रहेगा, ठीक है। वहीं पे आप पूरा टाइम बंद रहोगे, सूरज की रोशनी भी आपको नसीब नहीं होगी, केवल आपको गेट के नीचे से खाना सरका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कितने महीने की, मैक्सिमम 3 महीने की इसमें सजा होती है। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है, फिर उसके बाद जब इसमें सोचा गया कि अगर 3 महीने तक किसी को इस तरीके से अकेला रखा जाए तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। मेंटली डिस्टर्ब ना हो इसके लिए धारा 12 में व्यवस्था की गई। तो एकांत कारावास है ना, एकांत कारावास है, उसमें एक चीज की गई कि हर 14वें दिन उसे बाहर निकाला जाएगा, है ना, बाहर सबसे मिलाया जाएगा, धूप में रखा जाएगा, फिर उसके बाद वापस से अंदर कर दिया जाएगा। यानी लगातार 3 महीने किसी को इस तरीके से कैद नहीं किया जाएगा। हर 14वें दिन उसे बाहर निकाला जाएगा कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद वापस से उसकी सजा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। धारा 11 और धारा 12, 11 में क्या है, एकांत परिरोध की परिभाषा है। एकांत परिरोध मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है ना। धारा 12 में क्या है, एकांत परिरोध की अवधि दी है कि हालांकि 3 महीने से ज्यादा अगर चाहे तो 3 महीने से ज्यादा भी किया जा सकता है धारा 12 के अंतर्गत। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा का एकांत परिरोध उसे मिल जाता है, तब फिर उसे हर 7वें दिन बाहर निकालना होता है, ठीक है। हर 7वें दिन बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद उसे अंदर कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना दो, एक जब 3 महीने से ज्यादा का एकांत परिरोध हो जाए तो हर 7वें दिन उसे निकालेंगे बाहर सेल से, है ना, बाहर धूप दिखाएंगे, लोगों से मिलाएंगे जुलाएंगे, फिर वापस अंदर कर दिया जाएगा। अगर 13 महीने का है तो हर 14वें दिन उसे बाहर निकाला जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरीके से ये दोनों चीजें हैं इसमें धारा 5 में, क्लियर है। चलो अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अध्याय 3 में धारा 14 से 44, धारा 14 से 44, धारा 14 से 44 में क्या है, धारा 14 से 44 में वो दिया गया है, ऐसे अपराध दिए गए हैं, ऐसे अपराधों की कैटेगरी दी गई है जिसमें न्यायालय आपको, है ना, क्षमा कर सकता है, जिसमें न्यायालय आपको क्षमा कर सकता है, ठीक है ना। 14 से 44 तक में साधारण अपवादों से संबंधित, लेकिन ऐसा नहीं लिख के आएगा कि न्यायालय कितनी कितनी धाराओं में आपको क्षमा करेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं या किस में दिए गए हैं, साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान किन धाराओं में दिए गए हैं। तो धारा 14 से 44 तक में दिए गए हैं, धारा 14 से 44 तक में दिए गए हैं, ठीक है ना। अर्थात इन धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराध को दंड मुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट, यहाँ पर देखो एक पॉइंट जो इसकी धारा कौन सी, धारा 14 से 17, है ना, धारा 14 से 17, ठीक है ना। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है लेकिन कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। अगर आपको कोई तथ्य नहीं पता, ठीक है, कोई लॉ नहीं पता, कोई तथ्य नहीं पता, या आपको नहीं पता कि ये जो हम कर रहे हैं ये अपराध की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता, ठीक है, तो वहां पर आपको क्षमा किया जा सकता है। तथ्य की अनभिज्ञता
क्षमा योग्य है, लेकिन कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है। कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां आगे चलते हैं, ठीक है। पहले ये शब्द देखो आप, पहले ये शब्द देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, पहले भी पुलिस के पेपर में, यूपीएसआई के पेपर में पूछा जा चुका है, जो 2021 का आया था, तो हो सकता है दोबारा से भी पूछा जा, है ना। यहां पर देखो, इग्नोरेंसिया, इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, ठीक है। ये शब्द आपको याद रखना है, इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, ठीक है। इसका अर्थ होता है तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है, तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है। यहां पर एक शब्द मैं और लिख दूं, ठीक है, इग्नोरेंसिया फैसिट नॉन एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फैसिट नॉन एग्जीक्यूसेट। ये क्या है, इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, है ना। तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है, इग्नोरेंसिया फैसिट नॉन एग्जीक्यूसेट अगर आ जाए तो कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस शब्द का मतलब हो जाएगा कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है। अगर खाली इतना आता है इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, तो इसका मतलब हो जाएगा तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है। लेकिन अगर इसके साथ लग गया नॉन एग्जीक्यूसेट, नॉन एग्जीक्यूसेट लग गया, तब फिर इसका मतलब क्या हो गया कि कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। ये शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, और हमने क्या पढ़ लिया था। यहां पर देखो, यहां हमने पढ़ा था धारा 14 से 33, धारा 14 से 33। अभी मैंने बताया 14 से 44 तक ऐसी धाराएं आती हैं, है ना, धारा बीएनएस की, ठीक है। बीएनएस की धारा 14 से 44 तक में वो धाराएं आती हैं जिसमें न्यायालय आपको क्षमा कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 14 से 33 तक में जो धाराएं हैं वो क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित हैं, क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित हैं, क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। 11 से 33 डायरेक्टली क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। साथ साथ में आपको याद रखना है जो 34 से 44 तक है, 34 से 44 तक है, तो ये न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है। किससे, न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है। 34 से 44 दोनों शब्द आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, है ना। पहला तो आपको ये याद रखना है 14 से 44, ये अध्याय 3 में है, ठीक है। 14 से 44 तक की धाराएं क्षमा योग्य है, यानी कि ये अगर आपके ऊपर ये धाराएं लगी हुई हैं 14 से 44 तक की, तो आपको अदालत के द्वारा कोई सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब 14 से 44 को दो भागों में बांटा, एक तो बांटा 14 से 33 और दूसरा भागा बांटा 34 से 44, 14 से 33, 34 से 44। 14 से जो 33 है उसमें क्या कहा गया, प्रतिरक्षा, है ना, क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित है। 33 से 44 में क्या कहा गया, न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है। जब अभी ये धाराएं हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो वहां पर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है 14 से 33 तक में क्षमा योग्य प्रतिरक्षा है और 34 से 44 तक न्यायोचित प्रतिरक्षा है। क्लियर है ना। देखो यहाँ पर धारा 14 है ना, बीएनएस की धारा 14, इसके अनुसार तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि की भूल बचाव नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है, कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है। तो यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है कि तथ्य की अनभिज्ञता यानी कि आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, क्या, तथ्य की भूल। तो तथ्य की भूल या अनभिज्ञता, अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो कानून में क्षमा योग्य है, कानून से अच्छा बचाव है, ये बोला गया है धारा 14 में, ठीक है ना। यानी कि 14 से
44 तक इसी तरीके से आपको छूट दी जाती है। जो इस तरीके की छूटें ये आती है ना, क्षमा योग्य प्रतिरक्षा में, ठीक है ना। लेकिन विधि की भूल यानी कि कानून की भूल ये क्षमा योग्य नहीं है, इस पर आपका बचाव नहीं होगा, आपको दंड, है ना, दंड जरूर मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे, उसके बाद देखो धारा 15 भी हमने पढ़ ली थी। न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य के बारे में प्राय इसमें प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना। न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य के बारे में प्रावधान दिया गया है। मान लो न्यायिक रूप से कोई न्यायाधीश है, वो कार्य कर रहा है, उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो वो क्या है, क्षमा योग्य है, उस पर कोई भी केस या उस पर कोई भी सजा नहीं मिलती है, आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ 14 देख ली, तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है, कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है। शब्द मैंने पहले समझा दिया था, धारा 14 में दिया गया है, ठीक है। धारा 15 में न्यायाधीश के कार्य के बारे में प्रावधान है, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य के बारे में, ठीक है, कि बाई चांस अगर गलती हो जाती है तो वहां पर उसे सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था धारा 16, इसके अंदर क्या है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य क्षमा योग्य है, यानी कि वो दंड की कैटेगरी में नहीं आएगा या वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला 14 भी है, 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 16 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16 में क्या कहा है, 16 में कहा है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि न्यायालय आपसे करवाता है, वो काम भले ही गलत है लेकिन उस पर आपको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है ना, वो क्षमा योग्य है न्यायालय के द्वारा, है ना। तो ऐसा काम जो न्यायालय आपसे करवाता है वो क्षमा योग्य है। एग्जाम्पल, पिछली बार के पेपर में एक चीज पूछी गई थी कि जल्लाद, है ना, जो जल्लाद होता है जब वो किसी को फांसी देता है तो बेसिकली वो भी एक प्रकार की हत्या कर रहा है, लेकिन जल्लाद को क्या उस हत्या का दोष उस जल्लाद पर डाला जाता है या उस हत्या की सजा उस जल्लाद को दी जाती है? तो नहीं, जल्लाद का वो काम है और वो काम करने के लिए उस जल्लाद से, उस व्यक्ति से किसने कहा? वो कहा न्यायालय ने कहा, ठीक है ना। तो जल्लाद क्षमा योग्य है, यानी कि जल्लाद के द्वारा किया गया काम, किसी को फांसी देने का, है ना, उसने मार दिया, तो जब वो काम करता है तो वो कब करता है? जब न्यायालय उसे आदेश देता है, और जब न्यायालय आदेश देता है तो धारा 16 उस जल्लाद की रक्षा करती है, धारा 16 उस जल्लाद की रक्षा करती है, ठीक है। बेसिकली जल्लाद कौन? उस इंसान से जो न्यायालय के कहने पर, है ना, किसी को जिसे फांसी की सजा मिली है उसे फांसी पर लटकाता है, उसी को अपन जल्लाद बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस जल्लाद को भी कोई सजा नहीं होगी, ठीक है। चलो, ये आता है धारा 16 में, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखो धारा 18, 16 के बाद धारा 18, है ना। इसमें वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित हो, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित हो। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखना है आपको। अब आप देखोगे यहाँ पर, है ना, कितने, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा, आपको 14 याद रखना है, धारा 14 याद रखना है। 14 क्या है? तथ्य की अनभिज्ञता, है ना, तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है लेकिन कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है। 16 के बाद आपको याद, 14 के बाद आपको याद रखना है 16। 16 में क्या है? अगर न्यायालय कोई निर्णय लेता है और आप उस पर अमल करते हैं, है ना, न्यायालय आपसे कोई काम करवाता है, भले ही वो काम गलत है लेकिन उस पर आपको सजा नहीं मिलेगी, जैसे कि जल्लाद का एग्जाम्पल आपको याद रखना है 16 में, ठीक है। उसके बाद हमें याद रखना है धारा 18। धारा 18 क्या कहती है? कोई बात अपराध नहीं है अगर वह दुर्घटना है, अगर दुर्घटना है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, ये कहती है धारा 18, ठीक है। ये कहती है धारा 18, कोई बात अपराध नहीं है, ये कहती है धारा 18। कब अपराध नहीं है? जब वो दुर्घटना की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना, तब वो अपराध नहीं है। तो 14, 16, 18, 14, 16, 18 आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद देखो अपन देखेंगे 19, धारा 19, आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की
प्रतिरक्षा से संबंधित आवश्यकता के आधार पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और धारा आ गई, धारा 19। 18 के बाद आ गई धारा 19। 19 में क्या है, आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा से संबंधित। यानी अगर मान लो कि ऐसा कोई जैसे मान लो कोई आदमी है, ठीक है, 10-12 दिन से भूखा है, बेजोड़ तरीके से उसे भूख लगी हुई है, मरने की कगार पर पहुंच गया है। ठीक है, उसे ना तो कहीं से खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, और उसने अचानक से एक दुकान देखी, वहां पर उसने क्या किया, धीरे से कोई सामान चोरी कर लिया खाने के लिए कि जिंदा रह सके। ठीक है, ऐसे में उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध उसे अपराध की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आता है किसमें, ये आता है धारा 19 में आता है। आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा से संबंधित है ये। आगे चलो, आगे चलो, यहाँ पर देखो एक नोट, ये नोट पर भी मैंने आपको, है ना, 5 स्टार नोट लगवाया था, 5 स्टार नोट लगवाया था, इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पर देखोगे शब्द दिया है कानूनी सूची, है ना, नेसेसिटस पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा। ठीक है ना, नेसेसिटस पब्लिका एस्ट मेजर काम प्राइवेटा। इसका अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले यूपीएसआई में 2021 के पेपर में पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के शब्द पर विशेष फोकस हमें करना है, जो ये शब्द अलग से हमसे पूछ लेते हैं कि इस शब्द का अर्थ बताओ, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन शब्द का कोई आपको ऐसा नहीं कि इंग्लिश आती है और आपने हिंदी में निकाल लिया तो आपको मतलब पता चल जाएगा। आप इसकी हिंदी निकालोगे वहां पर तो परेशान हो जाओगे और ऑप्शन से मैच नहीं कर पाओगे। तो ये शब्द ध्यान से आपको पढ़ने हैं, है ना। नेसेसिटस पब्लिका एस्ट मेजर काम प्राइवेटा, इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी एक ऐसा क्राइम जो ऐसा समझ लो आप, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि देखो क्राइम किसे बोलेंगे हम, है ना, अपराध किसे बोलेंगे। अपराध तब बोला जाता है जब कोई मनुष्य किसी को हानि पहुंचाए या समाज, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए या समाज को हानि पहुंचाए, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए या समाज को हानि पहुंचाए। लेकिन अगर मान लो मैं कोई ऐसा क्राइम कर रहा हूं जिसमें ना तो किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है ना समाज को नुकसान हो रहा है, तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। ना तो किसी व्यक्ति की हानि हो रही है ना समाज की हानि हो रही है, तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता, है ना। लेकिन अगर मान लो कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसके आसपास 5-6 बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों को काट के मैंने आग लगा दिया, ठीक है, तब ऐसे में क्या होगा, क्या मैंने किसी व्यक्ति की हानि की? नहीं की। देखा जाए तो मैंने समाज की भी बड़े लेवल पर कोई हानि नहीं की। हाँ, पर्यावरण को नुकसान मैंने पहुंचाया, लेकिन यहाँ पर मुझे सजा तब भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, और पर्यावरण का नुकसान मतलब समाज का नुकसान, और समाज का नुकसान व्यक्तिगत फायदे से बड़ा होता है। ठीक है ना, समाज का नुकसान व्यक्तिगत फायदे से बड़ा होता है, तो समाज के नुकसान को बड़ा मानते हुए आपको सजा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो शब्द है ना, नेसेसिटस पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। सामाजिक हित निजी हित से आवश्यक, यानी कि बड़ा होगा, ऊपर माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे हमने एक यहाँ पर लास्ट पढ़ा था, एक हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आप देखोगे धारा 20। धारा 20 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है। ठीक है, धारा 20 19 हमने देख ली। धारा 20, धारा 20 क्या कहती है कि धारा 20 कहती है कि कोई भी चीज अपराध नहीं है, कोई भी कृत्य अपराध नहीं है अगर वह 7 वर्ष से कम के बालक द्वारा की जाए। 7 वर्ष से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, लेकिन अगर वो 7 वर्ष से ज्यादा है, 7 वर्ष से ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसे अपराध की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है ना। चलो, तो ये धारा 20 क्या कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा
की जाती है। ठीक है, अगर कोई अनाथ है या उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो 7 वर्ष से कम आयु के बालक में बुद्धि ही कितनी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसे बाल सुधार गृह में अदालत उसे भेज देती है कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और वहां से फिर उसे वापस रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो 7 वर्ष से बेसिकली मोस्टली तो 99% केसेस में वो छूट ही जाते हैं अगर उनकी उम्र 7 वर्ष से कम की है ना। लेकिन अगर 7 वर्ष से ज्यादा की है तो उन्हें बाल सुधार गृह में कुछ समय के लिए जरूर रखा जाता है। ठीक है, चलो यहां तक वो चीजें थी जो हमने पिछले अपने 4 लेक्चर में पढ़ ली थी, है ना। 4 लेक्चर में हमने जो पिछले 4 लेक्चरों में जो कवर किया था, यहाँ तक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कवर करवा दी हैं। ठीक है ना, और इसके आगे की क्लास आपकी कल लगेगी, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। बढ़िया से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना है, आपको नंबर आपको अच्छे लाना है ताकि इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।